चलिए, सो लास्ट क्लास में हमने हेलोअरीन्स का प्रिपरेशन देखा था। दो मेथड देखे थे हेलोअरीन्स के। एक था डायरेक्ट हेलोजिनेशन, है ना, जिसमें अपन दो टाइप का देखे थे। एक न्यूक्लियर हेलोजिनेशन की अगर आपको हेलोजन को सीधा न्यूक्लियस यानी कि बेंजीन रिंग में अटैच करना है तो क्या करोगे। उसमें भी आयोडीन के लिए अपन देखे थे कि रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे ताकि वो इरिवर्सिबल हो जाए, है ना। और दूसरा मेथड था बेंजेलिक बनाने का, कि अगर आपको साइड चेन वाले में अटैच करना है तो क्या करेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने सेकंड मेथड देखा था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, और वो क्या था आपका सैंडमेयर। सैंडमेयर में किससे बनाए थे? यूजिंग डाई एजोनियम सॉल्ट। और वो डाई एजोनियम कैसे बनाए थे? एनिलीन से। एनिलीन का डाई एजोटाइजेशन किए थे नाइट्रस एसिड और HCl के साथ। नाइट्रस एसिड बनाए कैसे थे उस समय ही? NaNO2 लिए थे। व्हाट इज NaNO2? पता है क्या नाम NaNO2 का? सोडियम नाइट्राइट। नाइट्रेट नहीं है ना, वो तो NO3 होता है। नाइट्राइड अलग होता है, नाइट्राइट अलग होता है, नाइट्रेट अलग होता है ना। तीन चीजें होती है, जैसे सल्फाइड सल्फेट सल्फाइड होता है, वैसे इसमें भी नाइट्राइड नाइट्राइट नाइट्राइड एट आइट एट आइड। ठीक है, तो उससे सैंडमेयर से हमने बनाया था इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड एंड HCl। आयोडीन के लिए हमें सिर्फ KI के साथ ही काम चल गया था, हमें कुछ कॉपर का लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है, यहां तक हुआ था लास्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, यही सीक्वेंस में ना बाकी सारे चैप्टर्स को भी पढ़ना है हमें। ठीक है, सीक्वेंस मतलब यही, पहले इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, फिर प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स की। तो जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं ना, तो हम क्या क्या चीजें देखते हैं? उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनकी सॉलिबिलिटी, ये सब फिजिकल प्रोसेस है ना। मेल्टिंग बोल लो, ये आपका वेपराइजेशन बोल लो, बॉइलिंग, ये सब क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। सॉलिबिलिटी भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, मतलब मिक्स हो रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा उनका फिजिकल स्टेट कैसा होता है? फिजिकल स्टेट मतलब क्या वो सॉलिड है, लिक्विड है, कि गैसियस नेचर के हैं। तो जनरली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, उनके छोटे मेंबर्स, उनके छोटे मेंबर्स कैसे होते हैं? जनरली दे आर गैसियस। उसका रीजन है कि उनका मासेस कम है, तो वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और जब वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो वो गैस होता है। जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, 4 आ गया, ब्यूटेन वाला आ गया, पेंटेन वाला आ गया, हेक्सेन वाला आ गया, तो वो लिक्विड हो जाते हैं, क्योंकि अब थोड़ा मास बढ़ रहा है। वॉन्डरवॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास से। मैंने आपको पीछे बताया था ना, वॉन्डरवॉल फोर्स आपके फिजिक्स के ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसा है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी लॉ पढ़ते थे ना आप लोग, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी कि मास ज्यादा होगा तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे चेन का साइज बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो वो सॉलिड की तरफ जाता जाएगा। तो लोअर मेंबर्स आर गैसेस, मिडिल मेंबर्स आर लिक्विड्स एंड हायर मेंबर्स आर सॉलिड्स। ऐसा लगभग सब कंपाउंड्स में हम देखेंगे। स्टेट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी, लोअर लोअर हेलो एल्केन्स, लोअर हेलो एल्केन्स, फर्स्ट पॉइंट लिखना है ना। लोअर हेलो एल्केन्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, whereas higher ones are, whereas higher ones are, whereas higher ones are either liquids or solids, either liquids or solids. ठीक है, ये इनका फिजिकल स्टेट हुआ। सेकंड पॉइंट लिखेंगे कलर और स्मेल के बारे में, ये भी सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो लिखेंगे अल्किल हालाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर, अल्किल हालाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर, colorless when pure, and many volatile halogen compounds
एंड मेनी वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब अपन देखे ना, द वन विच कैन बी इवेपोरेट्स, इवेपोरेट हो सकता है, ठीक है, वो राउल्ट लॉ में पढ़ते थे ना, वो एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो क्या लिखे, एंड मेनी वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल, मेनी वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सब हेडिंग डालेंगे थर्ड पॉइंट में, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, आपको 4-5 कंपाउंड दे देगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स या मेल्टिंग पॉइंट्स। समझ रहे क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको 4-5 कंपाउंड दे देगा एंड बोलेगा अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो कुछ रूल्स होते हैं जिससे अपन पहचानते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा किसका ज्यादा होगा। ठीक है, ओके, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाँ एक टेम्परेचर जब वो बॉइल होना स्टार्ट होगा, है ना, और उस समय होगा क्या, जैसे मान लीजिए ये RX है ना, मैं मतलब ये जानना चाह रहा हूँ कि आप बॉइलिंग से क्या समझ रहे हैं। ठीक है, ये एक RX है, इसका एक RX और होगा, ऐसे बहुत सारे RX होंगे ना, अगर मैं एक बीकर RX का लिया हूं तो उसमें RX के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो बॉइलिंग में एक्चुअली क्या होता है, इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा कि इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटता है आपस में, RX और RX के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ब्रेक होता है। तो कंफ्यूज मत होना कि हमें R और X को ब्रेक करना है, हमें एक RX को दूसरे RX से जुदा करना है ताकि वो गैस बन सके। समझ रहे हैं क्या, वैसे तो होगा ना, क्योंकि गैस लिक्विड के समय वो पास पास होते हैं, गैस बनेंगे कब, जब वो दूर दूर हो जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स वीकर होना चाहिए ना, पेसेस ज्यादा होनी चाहिए, तो इन दोनों को अलग करना है। वरना आपको लगेगा कि सर आयोडीन वाला ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला होना चाहिए या कम बॉइलिंग पॉइंट वाला होना चाहिए, क्योंकि आई तो अच्छा लिविंग ग्रुप था ना, आपको याद है आई, हमने इसमें देखा था ना कि RI की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी कि ज्यादा होगी, कम होगी, क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है। तो बॉन्ड लेंथ के समय हम RX की ही बात कर रहे थे, पर बॉइलिंग पॉइंट के समय हम एक RX और दूसरे RX की बात करेंगे कि इन दोनों को कैसे अलग किया जाए। कंफ्यूजन क्लियर है ना, तो बॉन्ड नहीं तोड़नी है अपने को, हमको उन दोनों के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स तोड़ना है, जो बेसिकली उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो सकता है या फिर वॉन डेर वाल्स तो होगा ही, एक मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ वजन है, दूसरे का भी कुछ ना कुछ वजन है, तो एक वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही। जैसे एक O2 का मॉलिक्यूल दूसरे O2 के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट किए हुए है ना, भले वो अट्रैक्टिव फोर्स नेग्लिजिबल ही क्यों ना हो, बट किए तो है, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा है, वॉन डेर वाल्स फोर्स है। तो वॉन डेर वाल्स फोर्स तोड़ना हो सकता है या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन तोड़ना हो सकता है, और उसी के तो टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑर्डर कैसा होने वाला है, RF अगर अल्किल ग्रुप सेम है तो RX RCl RBr एंड RI, इनमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, RF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। कैसे, उसका सबसे कम होगा, रीजन इसका मास सबसे कम है, सब में देखो R तो मैंने कॉमन रखा ना, आप मिथिल पकड़ लो, चलो फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन एंड आयोडोमीथेन, चारों में हैवी कौन है, आयोडोमीथेन, ऑब्वियसली ना, आयोडीन सबसे हैवी है ना, फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में आयोडीन सबसे बड़ा है, आयोडीन सबसे हैवी है, राइट, तो उसका मास ज्यादा होने के कारण वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। समझ गए क्या, अभी तो मैंने इससे तो आपको RI का पहले एग्जांपल दिया कि हमको RI को नहीं तोड़ना है, RI तोड़ना आसान है, इसलिए उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम थी, बट उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। समझ गए क्या, इसलिए पहले मैंने क्लियर किया कि आपको ऐसा लगे कि सर RI में तो आई जल्दी निकल जाता है, तो हमें RI को आपस में अलग नहीं करना है, हमको एक RI को दूसरा RI से अलग करना है, और उसके लिए हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा देना, मतलब ज्यादा है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका। ठीक है, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तोड़ने के लिए। ठीक है, ओके, चलिए, तो हेडिंग डालियो, सब हेडिंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसमें हाइफन डाल के लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ
boiling points of haloalkanes, boiling points of haloalkanes are higher than those of are higher than those of are higher than those of the hydrocarbons, those of the hydrocarbons of comparable molecular mass, of comparable molecular mass, of comparable molecular mass. मतलब मीथेन और फ्लोरोमीथेन में फ्लोरोमीथेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है. ठीक है, ठीक. नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, फॉर द सेम अल्किल ग्रुप, ये जो मैंने आपको यहां पे एग्जांपल दिया उसके बारे में लिख रहे हैं. फॉर द सेम अल्किल ग्रुप, for the same alkyl group, the boiling point of haloalkanes, for the same alkyl group, the boiling points of haloalkanes, for the same alkyl group, the boiling points of haloalkanes decrease in the order, decrease in the order, decrease in the order. लिखोगे ऑर्डर, देखो हाइफन डाल के. सबसे ज्यादा किसका होगा? आर आई. लिख लो, डिक्रीजेस इन द ऑर्डर आर आई ग्रेटर देन, अब कंटिन्यू कर दो पूरा, आरबीआर, फिर आरसीएल एंड लास्ट में आरएफ, है ना. अब इसका रीजन भी लिख लेते हैं एक लाइन में. लिखिए ऑर्डर आपने. दिस इज बिकॉज, this is because, this is because with the increase in size, this is because with the increase in size, size भी बढ़ रहा है, mass भी बढ़ रहा है ना. with increase in size and mass of the halogen, and mass of the halogen, and mass of the halogen, comma, the magnitude of van der Waals force of attraction increases. The magnitude of van der Waals force of attraction increases. V से चालू होता है van der Waals, VANDER WALL, wall, WAAL, सॉरी, वॉल तो दीवार वाला बॉल है, WAAL, और पहले वाला वॉन्डर में V है ना, तो VANDER वॉन्डर, स्पेस देखिए वॉल्स, WAAL एपिस्ट्रोफी S. वॉन्डर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस. ठीक है, अब एक काम करते हैं, हैलोजन को कांस्टेंट रखते हैं और चेन का लेंथ बढ़ाते हैं. फॉर एग्जांपल मिथिल आयोडाइड, इथिल आयोडाइड, प्रोपिल आयोडाइड, ब्यूटिल आयोडाइड, या आइडोमिथेन, आइडोइथेन, आइडोप्रोपेन, आइडोब्यूटेन. अब कौन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? जो सबसे बड़ा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, अगेन मास ज्यादा, वॉन डेर वाल्स फोर्स ज्यादा. तो एक लाइन उसके लिए लिखेंगे, फॉर द सेम हैलोजन एटम, फॉर द सेम हैलोजन एटम, फॉर द सेम हैलोजन एटम, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, इसी पॉइंट्स को याद करके हम या ध्यान में रख के हम ऑर्डर लिख पाएंगे गिवन कंपाउंड्स का. हाँ, फॉर द सेम हैलोजन एटम द बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज विथ, द बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज विथ increase in the size of alkyl group. Boiling points increase with increase in the size of alkyl group. ठीक है, एग्जांपल लिखाने की जरूरत तो नहीं है, समझ में आ रहा है पॉइंट, समझ के. ओके, नेक्स्ट एक और पॉइंट. फॉर आइसोमेरिक alkyl halides, for isomeric alkyl halides, what do you mean by isomeric alkyl halide? Can you give an example? Isomeric alkyl halide, हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1-chlorobutane, 2-chlorobutane, ये सब, ये दोनों क्या हो गए इसके आइसोमर्स. एक में ब्रांच है, एक स्ट्रेट चेन है.
ब्रांच हो गया ना, मतलब अगर यहाँ पे लग गया क्लोरीन तो ब्रांच हो गया, ठीक है, ओके, उसको आइसोमर बोल रहे हैं अपन। तो फॉर आइसोमेरिक अल्किल हालाइड्स, फॉर आइसोमेरिक अल्किल हालाइड्स, the boiling point decrease with branching, the boiling point decrease with branching, the boiling point decrease with branching। देखिए ब्रांचिंग होने से ना सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो उससे इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो डिक्रीजेस विथ ब्रांचिंग, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट, फुल स्टॉप डाल के, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट, this is due to the reason that with branching, with branching, with branching, surface area of alkyl halide, surface area of alkyl halide decreases, surface area of alkyl halide decreases, and hence van der Waals force of attraction decreases, and hence van der Waals force of attraction decreases। इसका एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है, चलो। कुछ कुछ कंपाउंड्स दे रहा हूं, इनको आप अरेंज करना इन द इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए मैं बस ना ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, आप समझ के लिखेगा स्ट्रक्चर, है ना। तो पहला लिखना CH3 का ट्वाइस, CH3 का ट्वाइस CH CH2Cl, ये पहला है। इसके बाद CH3 का थ्राइस CCl, ये दूसरा। फिर CH3 CH2 CHCl CH3, एंड लास्ट CH3 CH2 का थ्राइस Cl। पहले तो उसके स्ट्रक्चर बनाओ अच्छे से, जैसे अपन उस दिन नॉमेनक्लेचर में बना रहे थे ना। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि सारी बॉन्ड्स दिखाना है, हाइड्रोजन की भले मत दिखाओ, पर बाकी सबको तो एक्सपैंड करोगे ना। जैसे यहाँ पे ट्वाइस लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है? 2 CH3 इसी कार्बन पर है, एम आई क्लियर? तो उसको तोड़ के लिखो, समझे क्या? तो उसके बाद आपको समझ में आएगा किसमें ब्रांचिंग है, किसमें ब्रांचिंग नहीं है। एक और एग्जांपल, यहाँ पे Cl लिखा है, इसका क्या मीनिंग है? हाँ, वो इस वाले CH पर एक ब्रांच पे Cl लगा हुआ है, और ये इसका क्या मीनिंग है? CH3 है, फिर 3 बार CH2 लगातार लगा हुआ है। ये कभी CH3 ऐसा नहीं लग सकता, समझ रहे हैं क्या? स्ट्रेट चेन में लग सकता है क्या? CH3 कभी बीच में होगा ही नहीं, हमेशा टर्मिनल्स वाले ही CH3 होते हैं, बीच वाले सारे क्या होंगे? CH2। क्लियर है? चलिए तीनों को पहले आप स्ट्रक्चर बनाइए, फिर आपको समझ में आएगा किसमें ब्रांचिंग है, किसमें ब्रांचिंग नहीं है। एंड देन आप बताना कि आप नंबर दे देना, ठीक है, बार बार पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आप जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे ना, इसको नंबर 1 दे देना, इसको नंबर 2 दे देना, इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4। अब बस आप अरेंज कर दो मुझे यही रोमन नंबर्स के हिसाब से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। एक बार वो लाइन ऊपर की जरूर पढ़ लेना कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ ब्रांचिंग। कैसे भी चलेगा, डिक्रीजिंग दे दो। सबसे ज्यादा किसका होगा? फोर्थ, क्योंकि वो स्ट्रेट है पूरा, है ना। तो सबसे पहले आएगा फोर्थ, सबसे ज्यादा फोर्थ का। उसके बाद ये सही बनाया साइन की उल्टा बनाऊं? सही है, हाँ बड़ा हुआ ना। हाँ, आगे बताओ अगला।
सेकेंड में तो ब्रांचिंग ज्यादा नहीं दिख रही है। आप इसको बनाए होगे सेकेंड वाले को, तो इधर भी एक, ये तो चलो स्ट्रेट चेन में आ जाएगा, ये भी ब्रांच है ये भी ब्रांच है, तो यहाँ ज्यादा ब्रांच ही नहीं, इसका सरफेस एरिया कम हो गया। और फर्स्ट वाला फर्स्ट, हालांकि इसमें एक ही ब्रांच है दोनों में, इसमें एक ही डिग्री का फर्क है टेम्परेचर पे, ज्यादा नहीं है। तो इसका जैसे 342 है तो उसका 341 है। तो ये आपका है फर्स्ट वाला, उसके बाद थर्ड वाला, और सबसे लास्ट में सेकेंड वाला। ठीक है ठीक है। एक पॉइंट हेलो अरेंज के लिए लिखेंगे। ये हो गया सबका। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है, आपको 4 कंपाउंड दे देगा, अरेंज देम। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और लिखना। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो अरेंज, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो अरेंज, the boiling points of haloarenes are nearly the same, are nearly the same, are nearly the same as those of haloalkanes, as those of haloalkanes, as those of haloalkanes with same number of carbon atoms, with same number of carbon atoms, with same number of carbon atoms, मतलब क्लोरोहेक्सेन और क्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम होगा। दोनों में 6 कार्बन है। ठीक है, ओके। नीचे एक लाइन में लिखेंगे ए आर आई, इसको अपन ए आर, जैसे अपन ने आर आई के लिए लिखा ना, आर आई, आर बी आर, आर सी एल एंड आर एफ, वैसे इनमें भी होगा। तो सीधा एक बस ऐसे ही लिख लो, बस ए आर आई का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन, अब कंटिन्यू कर दो उसको। जो अपन ने हेलो एल्केन के लिए लिखा था, सेम आपका हेलो अरीन्स के लिए भी होगा। ए आर आई, ए आर मतलब एरोमेटिक है ना, अरीन। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के अंदर ही लिख रहा है ना। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक, the boiling points of isomeric dihaloarenes, the boiling points of isomeric dihaloarenes, देखो अपने आप सारे वर्ड्स का अपना अपना मीनिंग है ना। या फिर आइसोमेरिक आया है, आइसोमेरिक वो भी किस टाइप का, डाइहेलोअरीन। तो कोई एग्जांपल बताएगा मुझे? एग्जैक्टली, ऑर्थो मेटा पैरा वाला। ऑर्थो मतलब आ गया ना 2 क्लोरो, तो वो दोनों कहाँ होंगे, आजू बाजू वाले में 1 2 में। 1 3 हो गया तो वो आपका मेटा हो गया, और 1 4 हो गया तो वो पैरा हो गया। तो ये तीनों में कैसा रिलेशन है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का? तो हम लिख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम है तीनों का, बट मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस है। अभी क्या लिखा आपने, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलो अरीन्स या डाइहेलो बेंजीन्स आर नियरली द सेम, बट देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर क्वाइट डिफरेंट, but their melting points are quite different, but their melting points are quite different। उसमें कैसा ऑर्डर रहता है, फुल स्टॉप डाल के लिखेंगे, जनरली, जनरली, जनरली melting point of para isomer, generally melting point of para isomer, पैरा आइसोमर को लिखते कैसे, पी स्मॉल पी हाइफन डाल के आइसोमर लिख सकते हैं ना, एम ओ पी, मेटा ऑर्थो पैरा, है ना। तो आई क्या लिखे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज ऑलवेज हायर देन, इज ऑलवेज हायर देन, इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ ऑर्थो एंड मेटा, दैट ऑफ ऑर्थो एंड मेटा। Full stop. This is due to the reason that, this is due to the reason that, this is due to the reason that, that the para isomer is more symmetrical,
The para isomer is more symmetrical, and hence its molecules pack closely, and hence its molecule pack closely, hence its molecule pack closely in the crystal lattice, in the crystal lattice, in the crystal lattice. तो समझ में आया क्या लिखे? देखो ये है ऑर्थो, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। मेटा के लिए यही दो क्लोरीन ग्रुप में कहां लगा दूंगा, एक यहां और एक यहां पे, और पैरा वाला जो होगा वो होगा आपका आमने सामने। तो ये स्ट्रक्चर वाइज ज्यादा सिमेट्रिकल है। अगर आप एक और मॉलिक्यूल को, इसी के जैसा एक और मॉलिक्यूल को बाजू में रख सकते हो उसके, तो वो ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे। अब यहाँ पे आप ज्यादा पास रखने की कोशिश करोगे तो बीच में क्लोरीन है, वो टांग अड़ाएगा अपनी, ये भी अपनी टांग अड़ाएगा। तो इनके बीच में, मतलब इन्हीं के एक और मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा ना, मतलब ऑर्थो डाइक्लोरो और एक और ऑर्थो डाइक्लोरो आपस में इतना ज्यादा पास पास नहीं रह पाएंगे जितना कि पैरा वाले पास पास रह पाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। उनकी पैकिंग अच्छी क्लोज होती है, और पास पास पैकिंग है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, तो उसको तोड़ने में मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा लगेगा। समझ रहे? वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड्स। तो सॉलिड में तो वो प्रॉपर पैकिंग होगी ना, उसको क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। वी कॉल दिस एज क्रिस्टल लैटिस। तो पूरा स्ट्रक्चर बनता है ना उनका, उसको क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। ये तो एक मॉलिक्यूल है बस, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल। ऐसे जब बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे ना, तो पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को वी कॉल इट एज क्रिस्टल लैटिस। हाँ, काइंड ऑफ चेन बोल सकते हैं, है ना। पर वो एक क्यूबिक के फॉर्म में हो सकता है कि एक के बाद एक बहुत सारे मॉलिक्यूल ऊपर भी नीचे भी, है ना। ये तो स्पेस में होंगे ना, सारे 3D स्ट्रक्चर्स हैं सारे के सारे, तो अकॉर्डिंगली उनका जो पैकिंग होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी। ये थर्ड प्रॉपर्टी थी ना, नहीं सेकंड, थर्ड थर्ड पॉइंट था ना। पहला हमने लिखा था फिजिकल स्टेट, एक पॉइंट शुरू का हमने हेडिंग नहीं डाली थी, बट पहला पॉइंट किसके बारे में बात कर रहे थे अपन, फिजिकल स्टेट के बारे में। सेकंड पॉइंट में हमने बात की थी कलर और स्मेल की, और थर्ड पॉइंट इज ऑल अबाउट बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लास्ट। अच्छा, इसके अलावा डेंसिटी भी पूछता है कई बार। तो डेंसिटी तो मास और वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है ना, कि अगर जिसका मास ज्यादा है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसका वॉल्यूम कम है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो अकॉर्डिंगली हम मास देख करके डेंसिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। देखो हमने शुरू में एक टॉपिक पढ़ा था, नेचर ऑफ सी बॉन्ड एक्स बॉन्ड, याद है? वहां हमने क्या बोला था कि इट इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और उसके भी पहले हमने सॉल्युबिलिटी वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि एक पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए एक पोलर सॉल्वेंट चाहिए, एंड नॉन पोलर के लिए भी नीड अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब ये तो पोलर है ना, तो इट शुड बी डिसॉल्व इन वाटर, क्योंकि वाटर भी पोलर सॉल्वेंट है, बट ये उतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता। उसका रीजन है, देखो सॉल्युबिलिटी होने के लिए ना आपको पहले वाटर वाटर के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वाटर वाटर के साथ ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डेड है ना। पढ़ देते ना अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपका H2O है, तो ये तो O और H के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, बट बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, इसको मिलेगा पार्शियल नेगेटिव, इनको मिलेगा पार्शियल पॉजिटिव। ऐसा ही एक वाटर का मॉलिक्यूल और होगा जिसके पास भी पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, एंड अकॉर्डिंगली इट फॉर्म्स अ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन तीन एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। वो तीन एलिमेंट कौन कौन से हैं? एक तो ऑक्सीजन ही है, यहां दिख रहा है, और क्या है? नाइट्रोजन, और क्या है? फ्लोरीन। बस इसका रीजन है कि ये तीनों हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट दैट डजंट मीन कि इससे ज्यादा और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, और भी है, बट उनकी साइज बड़े हैं फिर। जैसे ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है? ऑक्सीजन के नीचे क्या है टेबल में? पीरियोडिक टेबल में वो तो हैलोजन है ना।
अरे आप लोग पढ़े हो ना पीरियोडिसिटी क्लासिफिकेशन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर +8 +8 16 सल्फर। ऑक्सीजन के नीचे होता है सल्फर, नाइट्रोजन के नीचे होता है फास्फोरस, और फ्लोरीन तो यही है, यहीं पर है। आप फ्लोरीन कैसे बोल रहे थे उसके नीचे है? ये कैसे किए मतलब? अरे पहले पीरियड में 2 एलिमेंट थे, दूसरे में 8 है, तीसरे में भी 8 है, तो मैंने ऑक्सीजन के 8 में 8 ऐड कर दिया तो 16 सल्फर हो गया। फिर आपने नाइट्रोजन के 7 में 8 ऐड कर दिया तो 15 ये फास्फोरस होता है, और फ्लोरीन के 9 में 8 ऐड कर दिए तो 17 वो क्लोरीन होता है। तो इसके नीचे क्लोरीन है ना? तो इसके नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। ये तीनों भी हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट साइज के कारण इनके साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, इन तीनों के साथ ही बनाता है। तो यहाँ पे है ऑक्सीजन, तो इसकी बॉन्ड को जब तक अल्किल हालाइड तोड़ेगा नहीं तब तक वो क्या नहीं हो पाएगा, सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। जैसे नमक तोड़ देता है इनकी बॉन्ड को, NaCl जब अंदर जाता है ना तो वो इनकी बॉन्ड को तोड़ देता है। उसके पास इतनी एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स में कि दे ब्रेक दिस बॉन्ड, और फिर वो सॉल्युबल हो जाते हैं। फिर इनको पूरा घेर लेता है ना, आपको याद है मैंने बताया था डायग्राम कि जितने भी H पॉजिटिव है वो जा करके Cl नेगेटिव को घेर लेंगे, और जितने भी O नेगेटिव है वो जा करके Na पॉजिटिव को घेर लेंगे। इस तरीके से Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव अलग हो गए दोनों से और सॉल्युबल हो गए। अब वो मिलेंगे नहीं वापस में क्योंकि इन्होंने घेर के रखा उसको। Na पॉजिटिव को सारे कौन घेर लेंगे, O नेगेटिव, यहां से O आ जाएंगे सारे ऐसे, H H H H H H H H, और Cl नेगेटिव को कौन घेरेगा, H वाले, यहां पर O रहेगा ऐसे। इस तरीके से दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, चलो लिखते हैं, सॉल्युबिलिटी में लिखेगा even though haloalkanes and haloarenes are even though haloalkanes and haloarenes are polar molecules, even though haloalkanes and haloarenes are polar molecules, still they are insoluble in water. Even though की स्पेलिंग THOUGH होती है, पढ़ते THO है दो, पर स्पेलिंग तो पूरा लिखो। हाँ, even though haloalkanes and haloarenes are polar molecules, still they are insoluble in water. Still they are insoluble in water. Full stop. If they have to dissolve in water, if they have to dissolve in water, if they have to dissolve in water, comma, energy is required to overcome, energy is required to overcome, energy is required to overcome the forces of attraction, to overcome the forces of attraction, to overcome the forces of attraction already existing between haloalkanes, already existing between haloalkanes haloalkanes, and to break the hydrogen bonds, and to break the hydrogen bonds, and to break the hydrogen bonds already existing between water molecules, and to break the hydrogen bonds already existing between water molecules, already existing between water molecules. Full stop. Less energy is released, less energy is released, less energy is released when new attractions are set up, less energy is released when new attractions are set up, attractions are set up between haloalkanes and water molecules.
less energy is released when new attractions are set up between haloalkanes and water molecules because they are not as strong as because they are not as strong as because they are not as strong as hydrogen bonds already present in water molecules. Hydrogen bond present already in water molecules. As a result, they are insoluble in water. As a result, they are insoluble in water. जो वाटर में सॉल्यूबल के तो वो पोलर वाले नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, ईथर हो गया, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेक्सी, क्लोरोफॉर्म, ये सब आपके क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो उनमें डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये आपकी होगी चारों केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट मेन हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी हेलो एल्केन की अलग पढ़ेंगे, हेलो अरीन्स की अलग, केमिकली दे आर डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी हमने एक साथ पढ़ ली दोनों की, है ना, बट केमिकल प्रॉपर्टीज हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो हेडिंग अभी रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, तीन मेन रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं इसमें। एक है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड थर्ड होगा रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स। तीन कैटेगरी में हमने हेलो एल्केन्स के पूरे रिएक्शंस को डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले अपन ये पढ़ते हैं आज, है ना, ये थोड़ा छोटा रिएक्शन है, आज हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट लिखिए एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो एडिशन सब्स्टिट्यूशन तो हमने पढ़ा है ना। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में से कुछ मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे। जैसे आपने एक रिएक्शन पढ़ा था, क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने एक रिएक्शन कि अल्कोहल में से CH3 CH2OH, अगर आप इसमें H2SO4 ऐड करते हो विच इज अ ड्राइंग एजेंट, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड है, विच इज अ ड्राइंग एजेंट होता है वो, या डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर का लॉस हो जाना। तो इन दोनों का मिला करके ना एक मॉलिक्यूल वाटर का एलिमिनेट हो जाता है। इधर का एक H निकलेगा और इधर से OH। तो हाँ, तो बीच में डबल बॉन्ड आनी चाहिए कि तब कार्बन अपना 4 बॉन्ड कैसे सेटिस्फाई करेगा। आपने तो एक एलिमिनेट कर दिया ना मॉलिक्यूल H और OH का, तो अब क्या बन जाएगा, इथीन। क्या बन जाएगा, इथीन। एस्टरिफिकेशन याद है आप लोग को, एस्टरिफिकेशन पढ़ते थे क्लास 10th में। एस्टर, सोप बनाने के लिए एस्टर बनाते थे पहले। वहां भी आप क्या करते थे, एक अल्कोहल और एक एसिड में लेते थे। ये रहा अल्कोहल CH3 CH2OH, ये अल्कोहल है, और एसिड CH3COOH, ऐसा लिखिए दोनों को। अगेन यहां भी हम क्या लेते थे, H2SO4, क्योंकि वो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट अगेन। तो अब फिर से पानी निकलेगा, बट अब कैसे निकलेगा, इन दोनों का मिला करके ऐसे। तो इन टाइप के रिएक्शंस को हम एलिमिनेशन बोलते हैं, जहां पे उन रिएक्टेंट के ही अंदर से एक मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है और जो बच जाते हैं वो जुड़ जाते हैं। यहां जो बच गया वो इथीन था, यहां जो बच गए जब जुड़ेंगे तो एस्टर बनेगा। आर, या इसको यहां से लेते हैं, RCOOR, ये होता है एस्टर। RCOOR, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है एस्टर का। तो कैसे बना, दोनों में से पानी का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ और जो बच गया वो जुड़ गया, इसको एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एडिशन सब्स्टिट्यूशन तो आपको पता है, हमने एडिशन तो अभी किया भी था ना, मार्क और एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। वहां पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हटती है और एक एक मॉलिक्यूल ऐड होते जाता है।
नो बाई प्रोडक्ट। और सब्स्टिट्यूशन में एक जो मॉलिक्यूल है वो हट के उसके जगह दूसरा मॉलिक्यूल आके बैठता है तो एक बाई प्रोडक्ट बन जाता है। वो भी देखा था हमने एल्कीन्स का, वही क्लोरीनेशन करवा रहे थे जब सनलाइट के प्रेजेंस में, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से बना रहे थे ना हेलोजन। ठीक है, तो अब एलिमिनेशन भी देखते हैं। ठीक है, तो लिखिए हैंड डाल दी एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, इसमें हाइफन डाल के लिखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन में। हाँ, देखिए इसमें व्हेन अ हेलो एल्केन इज हीटेड विथ, व्हेन अ हेलो एल्केन इज हीटेड विथ, when a haloalkane is heated with a concentrated alcoholic solution, a concentrated alcoholic solution, concentrated alcoholic solution of potassium hydroxide, of potassium hydroxide, of potassium hydroxide, KOH, अल्कोहलिक KOH बोलेंगे, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, अल्कोहलिक KOH। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कॉमा a molecule of a molecule of a molecule of hydrogen halide, a molecule of hydrogen halide, a molecule of hydrogen halide is eliminated, is eliminated। पानी नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पे, है ना, पानी निकालना तो अपन ने, वो डिहाइड्रेशन था, यहाँ ये डिहाइड्रेशन नहीं है। यहाँ क्या क्या निकाल रहे हैं, एक हाइड्रोजन निकालेंगे और एक क्या निकालेंगे, हालाइड। हाइड्रोएल्केन में हालाइड तो होगा ही ना, हाइड्रोजन तो होगा, तो एक कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे और उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे। जैसे भी अपन ने यहाँ पे एक कार्बन से OH निकाला और बगल वाले से H निकाला था ना, और उससे क्या बन गया था, पहले वाले से एल्कीन, ये बना था ना, देखो आप तो बोले थे अभी एल्कीन बना सर यहाँ, तो यहाँ भी एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, बट फर्क इतना होगा कि यहाँ पे OH की जगह Cl होगा, तो HOH की जगह HCl निकलेगा बाहर, समझेगा, क्योंकि हमने रिएजेंट दूसरा लिया है। क्या लिया हमने रिएजेंट, अल्कोहलिक KOH, H2SO4 नहीं लिए, H2SO4 लेते तो डिहाइड्रेशन होता, अल्कोहलिक KOH लोगे तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। क्या होगा, डी मतलब रिमूवल, किसका रिमूवल, हाइड्रोजन डी, और क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन आता तो डिहाइड्रोजिनेशन बोलते, पानी निकला तो डिहाइड्रेशन बोले, हाइड्रोजन निकलता तो डिहाइड्रोजिनेशन बोलते, हेलोजन बस निकलता तो डिहाइड्रोजिनेशन बोलते। अब यहाँ तो दोनों निकल रहे हैं ना, तो दोनों को मिला के बोलेंगे तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, समझेगा। तो इस रिएक्शन का एक नाम और है, यू आल्सो कॉल इट एज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मैं लिखाऊंगा। ठीक है, अभी क्या लिखा आपने, a molecule of hydrogen halide is eliminated and an alkene is formed, and an alkene is formed, and an alkene is formed। ठीक है, आपको अल्फा बीटा कार्बन पता है क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो आपको पता है ना, कि ऐसा कार्बन जिसमें एक और कार्बन जुड़ा है वो 1 डिग्री, ऐसा कार्बन जिसमें 2 और कार्बन जुड़े हैं वो 2 डिग्री, और 3 जुड़े होंगे तो 3 डिग्री। अल्फा बीटा और गामा कार्बन भी होते हैं, ध्यान दीजिएगा कि किसको अल्फा बीटा गामा कार्बन बोलते हैं। मान लीजिए ये आपका कंपाउंड है, व्हाट इज दिस, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वो कार्बन क्या होता है, अल्फा, और उसके जस्ट नेबर वाला बीटा, और नेबर के नेबर वाला गामा, नेबर के नेबर के नेबर वाला डेल्टा। उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि बाकी सारे इफेक्ट ना खत्म होने लगते हैं जब आप इतने दूर जाते हो। आपको याद हो इंडक्टिव इफेक्ट अपन पढ़ते थे, तो इंडक्टिव इफेक्ट 2-3 कार्बन तक ही जीवित रहता है, उसके बाद वो मर जाता है, समझ रहे हैं क्या, क्योंकि उसका इफेक्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इससे खींचेगा ना तो इसको पार्शियल नेगेटिव मिलेगा, माइनस आई इफेक्ट है क्या ये, उसके कारण इसको प्लस मिलेगा। अब ये प्लस बन गया तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि नहीं खींचेगा, तो इसको मिल जाएगा डबल प्लस, और ये डबल प्लस इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसको मिलेगा ट्रिपल प्लस। ये और छोटा होते जा रहा है, इट इज जस्ट लाइक 0.1 0.01 0.001, तो ये और छोटा नहीं होते जा रहा है। अल्टीमेटली दिस इफेक्ट विल डिसअपियर इन द लॉन्ग चेन, 2-3 कार्बन में हमारा काम हो जाता है। तो अल्फा बीटा गामा याद रखो, गामा का भी यूज नहीं आएगा, बीटा तक ही काम आता है। तो अपन ने हेलोजन कहां से निकाला, अल्फा कार्बन से, और हाइड्रोजन कहां से निकाल रहे हैं, बीटा कार्बन से, नेबर में तो वही है ना, है ना, तो इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। तो 3 नाम हो गए ना,
एलिमिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन इसलिए बिकॉज हाइड्रोजन इज टेकन फ्रॉम बीटा कार्बन। हाइड्रोजन तो उसी से रोके, हाइड्रोजन तो और किसी के पास है ही नहीं ना, और हाइड्रोजन तो है औरों के पास भी। आपको लगेगा सर अल्फा एलिमिनेशन क्यों नहीं बोल रहा, तो अल्फा एलिमिनेशन क्यों बोलेंगे? अल्फा एलिमिनेशन से क्लियर होगा कि हाइड्रोजन कहां से आने वाला है, नहीं। पर हमको पता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन है, तो हेलोजन को तो निकलना ही है, और वो तो अल्फा में ही है ना, तो इसलिए अल्फा एलिमिनेशन नाम नहीं दिए, क्योंकि हेलोजन ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है हाइड्रोजन से। पर फिर हमको समझ में नहीं आया कि हाइड्रोजन कहां से निकाला जाए, तो नाम दे दिए बीटा एलिमिनेशन, ताकि आपको समझ में आया कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलना है, गामा से नहीं निकालना है, ना कि और किसी हाइड्रोजन को हमें छेड़ना है। किसको छेड़ना है? बीटा वाले, अल्फा के बगल वाले। ठीक है, हाँ, तो वो भी लाइन लिख लेते हैं। चलो क्या लिखे? full stop. The hydrogen of the alkyl halide, the hydrogen of the alkyl halide, the hydrogen of the alkyl halide, which is eliminated, the hydrogen of the alkyl halide, which is eliminated, the hydrogen of the alkyl halide, which is eliminated, comes from a beta carbon, comes from a बीटा, पूरा BETA मत लिखते रहना, सिंबल बनाओ, बीटा का सिंबल हाइफन कार्बन, बीटा कार्बन। इसको डाउट हो रहा है तो बीटा क्या होता है मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, ब्रैकेट में लिख लो, द कार्बन नेक्स्ट टू द वन विच कैरीज हेलोजन, द कार्बन नेक्स्ट टू दैट विच कैरीज हेलोजन। ठीक है, चलो हमारा पूरा रिएक्शन का हमने कंटेंट लिख दिया है, अब बस रिएक्शन लिखना है। चलो स्टार्ट करो, तो रिएक्शन लिखना अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में होगा ना, तो ये ले लो अल्कोहलिक KOH प्लस, लेट अस टेक क्लोरोइथेन ले लेता हूं मैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट से चालू करते हैं, फिर थोड़ा एक आध बड़ा कंपाउंड लेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये रहा हाइड्रोजन। ठीक है, तो कंपाउंड बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, प्लस HCl। ठीक है, इसके अलावा और क्या बचना चाहिए? देखो यहां भी K पॉजिटिव और OH नेगेटिव है ना, तो एक्चुअली इसने अटैक किया है H के ऊपर, दिख रहा है क्या? और ये KCl ऐसा ही बन सकता है, KCl प्लस H2। ठीक है, ऐसा अटैकिंग बस दिखा देना, बाकी तो कंपाउंड में हमको ये तो दिख रहा है एलिमिनेटेड HCl। ठीक है, चलो एक और रिएक्शन लिखते हैं। अच्छा, इसका एक और नाम अपन लिखेंगे ना, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन और बीटा एलिमिनेशन। नीचे लिखना, since hydrogen atom is lost from beta carbon, since hydrogen atom is lost from beta carbon, since hydrogen atom is lost from beta carbon, the reaction is called as beta elimination reaction. The reaction is called as beta elimination reaction, beta elimination reaction. Full stop. It is also known as dehydrohalogenation. It is also known as dehydrohalogenation. It is also known as dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation. और एक काम करना, इसके ना प्रोडक्ट को वही बना देना, KCl और वही बनाना, क्योंकि वरना आपको प्रोडक्ट साइड में कुछ दिखेगा ये ना K का। रिमूव तो H और Cl ही हुआ है, बट वो रिएक्ट होके KCl और वाटर बन गया है, समझ गए क्या? ठीक है, चलो अब एक मैं आपको कंपाउंड देता हूं, उसका बनाना, उसका प्रोडक्ट मुझे बताना क्या होगा, बताऊं, बोलू? चलिए, 2 ब्रोमोब्यूटेन ले लो, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब स्ट्रक्चर भी खुद बनाओ, अल्कोहलिक KOH ले लो, मुझे प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। 2 ब्रोमोब्यूटेन बना लेंगे स्ट्रक्चर, 2 ब्रोमोब्यूटेन का बनाइए कॉपी में, देखता हूं मैं।
टू ब्रोमो, बहुत सिंपल है ना। तो ये तो बहुत सिंपल सा नाम है हेलो एल्कीन का, इधर उधर मत देख। टू ब्रोमो ब्यूटेन 4 बार बोल दिया मैं। और डाई हाइड्रो हेलोजिनेशन नहीं, डी। डाई मतलब तो टू होता है, सुन रहा है क्या? एलिमिनेशन वाला कौन सा है? डी, डीई। समझ रहे हो क्या? आप लोग भी सब डी आई लिखे हो क्या? डीई ना, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। डाई मत लिख देना, डाई मतलब तो टू होता है। हाँ, बनाए क्या? बनाओ ना, ऐसे बैठो मत। ब्यूटेन तो बना दो। ब्यूटेन भी नहीं बना पाओगे क्या? ब्यूटेन में 4 कार्बन बनाओ ऐसे लाइन से, ये रहा ब्यूटेन, है ना। बाकी बाकी लोग कोई बनाने दो। हाँ जी। अच्छा, मेरे से आप वो पूछ रहे हो कहाँ लगेगा डबल बॉन्ड? हाँ, मैं बताऊंगा ना, तभी तो ये दिया हूँ। कुछ लोग का ब्यूट वन इन बन रहा होगा, कुछ लोग का ब्यूट टू इन बन रहा होगा। हाँ, क्यों? अगर आपने यहाँ लगाया ना बी आर को, ये बनाया ना टू ब्रोमो ब्यूटेन, या यहाँ लगाए होगे, चलेगा। एक ही मतलब है, घुमा देते हैं इसको, वही बनेगा, ठीक है। अब देखो, इसके पास 2 बीटा कार्बन है। अभी इथीन में तो, सॉरी, इथिल ब्रोमाइड में तो एक ही था ना, तो उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। बट नाउ इट हैज गॉट 2 बीटा कार्बन, और दोनों के पास हाइड्रोजन भी है। तो अब किसका हाइड्रोजन लेगा वो? क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरा? तो इसका भी ले सकता है, इसका भी ले सकता है। तो 2 टाइप के कंपाउंड बन सकते हैं, ब्यूट वन इन एंड ब्यूट टू इन। अगर इससे लिया उसने हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड कहां बनेगी? इन दोनों के बीच में। और अगर इससे हाइड्रोजन लिया तो डबल बॉन्ड कहां बनेगी? इन दोनों के बीच में। और दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है ना, क्योंकि नाम अलग अलग, ब्यूट वन इन है बट ब्यूट टू इन है, दोनों आइसोमर्स हैं। बट एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। जैसे हर बार होता है हमारा मार्कोनिकॉफ में भी, मैंने बोला था ना कि दोनों बन रहे हैं, पर मेजर क्वांटिटी में उसके हिसाब से, रूल के हिसाब से बनेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ में बनेंगे दोनों, बट रूल के हिसाब से जो है वो मेजर क्वांटिटी में बनेगा। समझ रहे क्या? वैसे ही यहाँ पे एक रूल अपन को पढ़ना है, दैट इज शेडजेफ रूल। शेडजेफ रूल के हिसाब से उन्होंने ये बोला कि मैक्सिमम नंबर वो वाला कंपाउंड बनेगा जिसमें, सुनना ध्यान से, जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन में नंबर ऑफ सब्सिट्यूएंट ज्यादा होंगे। डबली बॉन्डेड कार्बन में नंबर ऑफ सब्सिट्यूएंट मतलब ब्रांचेस बोल लो, या फिर जो भी और कार्बन बचे हैं वो ज्यादा होंगे। अब आप लोगों ने बनाया है ब्यूट टू इन, कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने बनाया है ब्यूट वन इन, ठीक है। अब इसमें देखो, ये क्या हो गया आपका CH3, ये हो गया CH3, और इन दोनों के पास क्या है? एक एक CH। यहां भी सेम है, CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे एक CH, और यहाँ पे CH2, करेक्ट। अगर मैं इसको पहले ऑब्जर्व करता हूं, ये वाले को, इसमें क्या हो रहा है देखना। डबली बॉन्डेड कार्बन में कितनी ब्रांचेस है? सिर्फ ये, इधर तो कुछ है ही नहीं ना। सुन सुन लो एक बार, है ना। इस वाले कार्बन, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, इसके पास तो कोई ब्रांच नहीं है बगल में, कोई सब्सिट्यूएंट नहीं है। बट इसके पास तो है ना एक सब्सिट्यूएंट, इथिल, क्या नाम है इसका? इथिल नाम का सब्सिट्यूएंट है। और इन दोनों में देखो, ये है डबल बॉन्डेड कार्बन, एक सब्सिट्यूएंट ये और दूसरा सब्सिट्यूएंट ये, तो यहां पे ज्यादा नंबर ऑफ सब्सिट्यूएंट है, तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी द माइनर। समझ में आया क्या? ये है शेडजेफ, ठीक है। तो अभी आपने क्या बनाया है? ब्यूट वन इन बनाया हो क्या? जिन्होंने टू बनाया है वो प्लस करके वन भी बनाओ, और जिन्होंने वन बनाया है वो प्लस करके टू भी बनाओ। तो बनाना दोनों, ठीक है। अब रूल लिख करके एक के नीचे मेजर लिखेंगे, दूसरे के नीचे माइनर लिखेंगे, पर पहले बनाओ तो दोनों। क्लियर है? दोनों बन रहा है। बना लो, फिर मैं नीचे रूल लिखवा देता हूँ। बाई प्रोडक्ट तो सेम, हालांकि उसको अपन लिखते भी नहीं है, मेजर प्रोडक्ट ही लिखते हैं। हाँ चलो, लिखना इसमें। ये प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि आपका हाइड्रोजन टर्मिनल कार्बन पे नहीं था, बीच में कहीं था।
टर्मिनल में होता तो उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, टर्मिनल मतलब लास्ट वाले में होता है। जैसे अभी हमने बनाया था तो उसमें तो खैर 2 ही कार्बन थे, तो कहीं भी हो लास्ट में ही होगा। पर अगर मैंने आपको क्वेश्चन 1 ब्रोमोब्यूटेन का दिया तो सबका एक ही प्रोडक्ट बनता, ब्यूट 1, वहां कोई 2 पॉसिबिलिटी नहीं है। पर मैंने जानबूझ के आपको कहा दिया, ब्रोमीन बीच में कहीं दिया, 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि हमारा हाइड्रोजन टर्मिनल कार्बन पे ना हो करके बीच में किसी कार्बन पे था, इसलिए 2 बीटा अराइज हुए। इसलिए आपको कंफ्यूजन हुआ कि इस बीटा वाले का ले कि इस बीटा वाले का ले, इसलिए कुछ का ब्यूट 1 इन बना, कुछ का ब्यूट 2 इन बना। ठीक है, ओके। तो लिखेंगे इसमें हाइफन डाल के, इफ द हैलोजन atom, if the halogen atom is present on, if the halogen atom is present on any carbon atom, if the halogen atom is present on any carbon atom, any carbon atom other than terminal carbon, other than terminal carbon, other than terminal carbon, other than terminal carbon, comma, the alkyl halide can undergo, the alkyl halide can undergo, the alkyl halide can undergo dehydrohalogenation, dehydrohalogenation, dehydrohalogenation in 2 or more different directions, in 2 or more different directions, in 2 or more different direction, depending upon the number of, depending upon the number of, depending upon the number of different types of beta hydrogen available, depending upon the number of different types of beta hydrogens available, beta hydrogens available. To stop, in all such cases, in all such cases, in all such cases, the more highly substituted alkene, इसमें अंडरलाइन करना पूरा, the more highly substituted alkene, the more highly substituted alkene is the major product of dehydrohalogenation, is the major product of dehydrohalogenation. This rule is known as Shedzev rule. This rule is known as Shedzev rule. SAYTZEFF''S. Shedzev's rule. The highly substituted alkene. या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे एल्कीन जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन में हाइड्रोजन्स कम है। अगर हाइड्रोजन्स कम होंगे तो उनकी जगह कोई एल्किल ग्रुप लेगा ना। आप सोच के देखना, आपने जो ब्यूट 1 इन बनाया था उनमें हाइड्रोजन कितने थे? यहां पर 2 थे और यहां पर 1 था। और आपने जो ब्यूट 2 इन बनाया उसमें इन दोनों में सिर्फ एक ही था। तो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज द मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, 3 है ना, 2 और 1 3, और यहाँ पे कितने हैं? 1 1 2, क्योंकि बाकी की जगह किसने ली है? अल्किल ग्रुप ने। यहां भी हाइड्रोजन अगर 2 होता तो ये अल्किल ग्रुप की जरूरत ही नहीं पड़ती। कार्बन को तो 4 बॉन्ड बनाने से मतलब है ना, आया ना। तो इसके अपन अलग से ऐसे भी लिख सकते हैं इसी चीज को कि द एल्कीन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन डबल बॉन्डेड कार्बन्स। उन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन में जिसके पास कम हाइड्रोजन हैं वो वाला एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा। या आप नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स काउंट कर लेते हो तो भी अच्छा है।
यहाँ एक ही सब्सिट्यूएंट था, जो कि यहाँ ये अकेला था, इसके पास तो कुछ भी सब्सिट्यूएंट नहीं था, और यहाँ पे दोनों के पास एक एक सब्सिट्यूएंट लगा हुआ है। जैसे दोनों तरीके से समझ सकते हैं इसको, ठीक है। 5 कार्बन वाला मतलब बता दे कहाँ कहाँ क्या लगाऊं, कहाँ लगा दूं, ठीक है। अच्छा इस तरफ बोल रहा है, मतलब अगर मैं डबल बॉन्ड ये वाला बीटा हाइड्रोजन लूंगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगी, और अगर यहाँ लूंगा तो डबल बॉन्ड इस तरफ, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ सिमेट्री जैसे है, बना के देख लो ना, बनाओ। 3 ब्रोमो पेंटेन जो ये बोल रहा है, 3 ब्रोमो पेंटेन देखो, यहाँ लगाने से और यहाँ लगाने से कुछ नाम में फर्क पड़ रहा है क्या? तो फिर एक ही बार प्रोडक्ट बनेगा, वही मेजर है ना। देखो आप यहाँ भी लगाओ तो भी ये भी आप क्या होगा, पेन टू इन, यहाँ लगाए तो भी पेन टू इन, तो एक ही प्रोडक्ट है ना, है ही नहीं, दो का तो ऑप्शन ही नहीं है। हैलोजन देखो, हाइड्रोजन एटम डिफरेंट टाइप के होने चाहिए, आपने भी जो रूल लिखा है ना उसमें पढ़ो, आपने लिखा है हाइड्रोजन डिफरेंट टाइप्स के होने चाहिए, यहाँ तो हाइड्रोजन दोनों सेम टाइप के हैं, ठीक है ना। अपन एक लाइन कि द अल्किल हाइलाइट नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पे दोनों बीटा हाइड्रोजन एक जैसे हैं, और अभी जो हमने 2 ब्रोमो ब्यूटेन किया था उसमें दोनों बीटा हाइड्रोजन अलग अलग टाइप के थे, इसलिए प्रोडक्ट भी अलग अलग बन रहे थे, ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन। बट यहाँ पे आप दोनों केस में देखोगे तो पेंट टू इन ही बनेगा, वही, इसमें कोई, इसमें सेट जेप का रोल ही नहीं है। हाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपका होगा फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन ना। नहीं नहीं सेम ऐसे ही चलना है, ठीक है। चलिए साइक्लो मतलब आप एरोमेटिक की बात कर रहे हो, साइक्लो ठीक है। नेक्स्ट तो प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।